बिहार में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई शास्त्री नगर पटना में, वहाँ 12 लोग अरेस्ट हुए, ठीक है, और ये मामला तूल पकड़ गया। जिसने ये परीक्षा कराई उस भ्रष्टाचारी को पहले त्यागपत्र देना चाहिए। पेपर लीक हुआ है, इसकी रिपोर्ट पे तीखी टिप्पणी करी गई है और सीजीआई ने इस पे पूर्ण रूप से डाटा मांगा है। आपकी चोरी पकड़ी गई तो कम से कम बेशर्म आदमी इस्तीफा तो दे देते। 1563 बच्चे वो कौन है, इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन एनटीए ने नहीं दिया है। और इन बच्चों के साथ जो ग्रेस मार्क्स वाली थी, इन बच्चों को ही केवल ग्रेस मार्क्स दिया, बाकी लोगों को क्यों ग्रेस मार्क्स नहीं दिए? उन भ्रष्टाचारियों की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठने पाई, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। ये कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र का पेपर फिर से करा लो, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। कुछ वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरे देश में नीट जैसा एग्ज़ाम जो कि कहीं ना कहीं एक हाई लेवल एनटीए द्वारा लिया जा रहा है, और इन सब एग्ज़ाम में ऐसे पेपर लीक जैसे मामले कैसे हो जाते हैं। वहीं यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पेपर लीक वाले मामले सामने नहीं आते, लेकिन इस एग्ज़ाम में पेपर लीक मामले सामने आते हैं। इन सबके ऊपर बात करेंगे। तो नमस्ते मैम। एडवोकेट नीतू वर्मा, और आज मैं नीट मामले पे कुछ बोलना चाहूँगी कि सरकार ने इस बार इस मामले में बहुत पूर्ण रूप से इस मामले को आगे बढ़ाया है, और बहुत सारे बच्चों जिनके साथ ये परिणाम जो घोषित हुआ है, जो रिजल्ट घोषित हुआ है एनटीए का, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। और चूँकि इन्होंने जो डाटा दिया है 1563 बच्चों का, जो बार बार ये हाईलाइट और ये सीधी इंगली कर रहा है एनटीए को, 1563 बच्चे वो कौन है, इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन एनटीए ने नहीं दिया है। और इन बच्चों के साथ जो ग्रेस मार्क्स वाली थी, इन बच्चों को ही केवल ग्रेस मार्क्स दिया, बाकी लोगों को क्यों ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है। और सरकार इसमें अभी भी चुप बैठी, जैसे कि अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आज सबमिट की गई है और इसकी नेक्स्ट डेट जुलाई अभी आपका थर्सडे में होने वाली है। तो उसमें अब देखते हैं कि क्या होता है। सीबीआई ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक सबमिट करी है और एनटीए ने भी अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ उस सरकार से कि सरकार इस सब चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देती है। चूँकि ये मामला तूल पकड़ गया, एक बिहार में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई शास्त्री नगर पटना में, वहाँ 12 लोग अरेस्ट हुए, ठीक है, और ये मामला तूल पकड़ गया एक। और ये बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे शहरों में ये मामला उठा, कुछ सेंटर्स पे भी गाज आई जहाँ पर बच्चों के साथ बहुत भेदभाव किया, पेपर लीक हुआ, कहीं पे ओएमआर शीट में डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम मेरा जो मतलब ये सवाल है कि यूपीएससी जैसे पेपर लीक नहीं होते, लेकिन नीट मतलब पेपर लीक हो जाते हैं, क्या किस तरह से चीज़ें की जा रही है, किस तरह से एनटीए एग्ज़ाम ले रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही है, क्या इससे पहले भी ऐसा होता था? देखिए, पहले एक बार ये पूजा एक जायसवाल करके, तन्वी जायसवाल करके एक 2015 में और आई थिंक 2018 में 2015 उसमें एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट में। वो जजमेंट पास हुआ था और उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि डेंटल मेडिकल टेस्ट हुआ था, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट में यह था कि रीटेस्ट कराया जाए। तो अब हम इसी के लिए वेट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन बस बात वो थी कि इस बार मामला बहुत तूल पकड़ गया, तो पूरे विश्व भर में, पूरे देश में ये मामला तूल पकड़ा गया। क्योंकि हमारे जो सीजीआई साहब हैं, उन्होंने लास्ट में एक रिपोर्ट इन लोगों को 10 पन्नों की एक रिपोर्ट सबमिशन के लिए बोला हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कमेटी भी गठित करी हुई है, और पिटिशनर के एडवोकेट्स भी उसमें उन्होंने लिए हुए हैं, जिसकी मेरा ध्रुव चौहान के नाम से है। तो उसमें उन्होंने यही चीज़ एक समराइज रिपोर्ट मांगी हुई है, और उन्होंने यही चीज़ कही कि ये जो पेपर लीक हुआ है इतने कम ड्यूरेशन में पूरे विश्व भर में, ऐसा कौन सा हवाला था, ऐसा कौन सा ग्रोह था जिसने इतना मामला तूल पकड़ लिया कि छोटे छोटे बच्चों को हर जगह, पूरे स्टेट, पूरे शहर में जाकर ये पेपर लीक हुआ है। इसकी रिपोर्ट पे तीखी टिप्पणी करी गई है और सीजीआई ने इस पे पूर्ण रूप से डाटा मांगा है, और उन्होंने बोला है कि आपको ये सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार अगर ये ऑर्डर आया तो भविष्य में कभी मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई चीज़ें आपने सामने, क्योंकि हर बच्चे का फ्यूचर, हर बच्चे का एक फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर पैसा देकर डॉक्टर बन जाएगा तो आपके साथ हॉस्पिटल में क्या किया जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं।
सर ये एक बात बताइए, 16 मार्च को जब ये एग्ज़ाम हुई थी पूरी तरह से, 16 मार्च को 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर 9 अप्रैल को एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि 24,000 बच्चों का फिर से एग्ज़ाम लिया गया, इस नीट का एग्ज़ाम? क्या ये पहले हुआ था ऐसा कभी कि अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम छूटता है तो दोबारा से उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए? देखो नमस्कार, सभी श्रोता भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि बस कुसंग चाहे कुशल या रहीम जी अफसोस, और महिमा घटी समुद्र की रावण बसा परोस। जिसने ये परीक्षा कराई उस भ्रष्टाचारी को पहले त्यागपत्र देना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहा तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए। सारी एजेंसियां ईडी सीडी सीबीआई मर चुकी है, इनका जमीर मर चुका है। ये सब उस नकलची के साथ हैं, उसे सुरक्षा दे रहे हैं। इनकी ज़रूरत थी कि जिसने भ्रष्टाचार किया उसे अरेस्ट करते, ये उसे बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, बैलेट पेपर से हुआ, तो जब वो मतलब कि जनता की निगाहों में आया तब भी चुनाव आयुक्त महोदय जो भारत के हैं उसे बचा रहे थे। चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर से भारत का चुनाव आयुक्त तक, ईडी सीडी सीबीआई उसको बचा रहे थे। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, जिसको कि हम धन्यवाद करते हैं, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो चुनाव आयुक्त तो क्यों बनाए गए? इन सबको जेल होना चाहिए। अब छोड़ो, ये अधिकारी जो नेट के हैं, जो पेपर कराए हैं, इन्हें शर्म नहीं आती कि इतने बच्चे बैठे और जिस वक्त नकल, जब तक चोरी कर रहे थे तुम चोर थे नहीं थे, पता नहीं चला, और जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो कम से कम बेशर्म आदमी इस्तीफा तो दे देते। लेकिन सब के सब सारे ऑफिसर, सारी ईडी सीडी पुलिस प्रशासन, सरकार भी इसमें शामिल है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि हमारी जो पहली पार्लियामेंट में यहाँ पे हमारे स्पीकर महोदय बैठे, वहाँ पे जब नीट की बात राहुल गांधी जी उठाने लगे तो उन्होंने बटन दबा दी, यानी उस आवाज़ को दबा दिया गया। अब मैं कह रहा हूँ कि क्या आपकी भी मौन स्वीकृति है? क्या उन अपराधियों को हमारा स्पीकर तक बचा रहा, जो उस संसद में अभी 2 दिन पहले शपथ लिए थे संविधान की और ईश्वर की? उस शपथ लेने के बाद वहाँ प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, गृह मंत्री जी भी बैठे थे, कानून मंत्री भी बैठे थे, स्पीकर साहब भी बैठे थे, विपक्ष भी बैठा था। नीट की उन भ्रष्टाचारियों की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठने पाई। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? लेकिन मैं उन नौजवानों से कहता हूँ, उन छात्र, सीबीआई तो तोता है। अभी सीबीआई इसकी जांच कर रही है, नीट की जांच कर रही है, और इसमें पटना से 2 को दबोचा भी है। मैं कह रहा हूँ, ये देखने के लिए 2-4 को दिखा दिए हैं, जिन्होंने सारा घोटाला किया वो एक भी नहीं पकड़े गए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसने किया होगा ये सारी? हिसाब से लगता है कि सरकार के संरक्षण के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, और हिल भी सकता है। सर मतलब इतना बड़ा आरोप? बता रहा हूँ, सरकार की, मुझे एजेंसियों पे, उनकी योग्यता पे कोई शक नहीं है। 24 घंटे में गुफा में बैठे हुए अपराधी को निकाल सकते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन मेरा ये आरोप है कि वो दबाव में काम करती हैं। अच्छा। वो उन्हें नहीं पकड़ना चाहती। बताओ, हर समस्या एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट तक कैसे लेके आ पाएगा? जो डॉक्टर बनने जा रहा है, डिग्री खरीदी जा रही है, कह रहे हैं एक बार पेपर हुआ, मैं भी कह रहा हूँ कोई पेपर देता हूँ छूट जाता है, तो क्यों नहीं फिर से पेपर कराया जाता है? इसका मतलब जिन्होंने फिर पेपर दिया और जिसने आदेश किया, जिन्होंने पेपर दिया, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि तुमने किसके दबाव में किया, कितना पैसा लिया गया, उनसे कितना चंदा लिया गया, कितने में सेटिंग हुई, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वहाँ कितनों को ठेका दिया गया। ये छोटा मोटा काम नहीं है, पूरे देश में नीट का पेपर आउट कर दो। अब तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र का पेपर फिर से करा लो। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? आप ये गारंटी से कह सकते हो कि पूरे देश में नकल नहीं हुई? कौन कह सकता है?
अगर वो कह रहे हैं कुछ क्षेत्र में कराऊंगा, क्या वो शपथ पत्र देंगे कि इसके अलावा मैं गारंटी लेता हूं, मैं चोरों से मिला हूं, चोरों से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो कहें कि मुझे उन्होंने बताया है, तो उस चोर का नाम भी बताएं कि कहाँ तक भेजा है पर्चा, उसके आगे मत पेपर कराएं। और सवाल है सर कि जैसे अभी 67 बच्चों का नाम लिया जा रहा है कि 720 में 720 आए, चाहे ग्रेस मार्क्स ऐड करके हो, तो आपको क्या लग रहा है कि उन 67 बच्चों के ऊपर जांच होना चाहिए या नहीं हो? क्योंकि उनका ही री एग्ज़ाम होता तो शायद ये पता चल जाता कि वो सच में उस एलिजिबल है या नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जब इसमें नकल हुई है तो सारा का सारा एग्जाम फिर से क्यों नहीं लेते? अच्छा, हमें शक है कि दाल जो है पूरी तरह से उसमें काली है या दाल में जहर मिला है, तो किस हिस्से को कहोगे जहरीला नहीं है, कैसे बताओगे? इसमें जो 67 बच्चे हैं, मैं उनकी योग्यता पे भी नहीं कहता, हो भगवान करे और योग्य हो जाए, 67 की जगह 670 टॉप आए, लेकिन जब फिर से एग्जाम होगा तो उनकी भी योग्यता का पता चल जाएगा। सर किसी के खिलाफ नहीं है, हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, प्रशासन की उस नीतियों के खिलाफ हैं जो वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े नजर आते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि देश क्या कर रहा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे बिहार में 16 पुल ढह ढहा के गिर रहा ना, वैसे इनकी सरकार भी भड़बड़ा के ढह ढहा के और बिहार से ही गिरेगी। सर आप लोग काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, तो मेरा एक सवाल है कि क्या कोई तरीका है जिस तरीके से ये मतलब पेपर लीक जैसा मामला रुक सकता है? हाँ। बताइए। ईमानदारी उनमें नहीं है। आज तक हम लोग भी पढ़े थे, किसी भी क्लास में ईमानदारी से बता रहा हूँ, आज भी तारीफ करता हूँ, कभी भी नकल नहीं हुई। तो ईमानदार थे, एग्जामिनर डर लगता था। आज वही बना के पर्चा लाते हैं बच्चों में। अब मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, अगर 2000 जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली में रहने वाले बच्चा, ये क्यों नहीं जांच की जाती है कि वो एक इतनी दूर जाके पेपर दे रहा है? आपने कैसे तब ये जांच नहीं हो सकती थी? दिल्ली में बच्चे का तो दिल्ली में ही तो पड़ेगा या नियर बाई में पड़ेगा, वो जा रहा है 200-300 किलोमीटर दूर देने, ये तो सबसे पहली बात है। और उस स्कूल के प्रिंसिपल्स जो ये इस तरीके के माफियों का काम कर रहे हैं, तो इस पे तो आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है ना कि ये कैसे रोका जा सकता है, ये तो सिर्फ जो CGI DY चंद्रचूड़ जी ने बोला है ना कि एक मैकेनिज्म सिस्टम, इस तरीके से जो उसका सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। मुझे मालूम है कि देर लगेगी, लेकिन अगर इस चीज़ को रोकना है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सशक्त तरीके से मैकेनिज्म सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वैसे भी एक चीज़ को देखें तो कहते हैं कि जब तक मैकेनिज्म सिस्टम नहीं होगा और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सही नहीं होगा, देखिए इतने व्याप्त में पहले कहते हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, होता ये हर इरा में था, लेकिन आज इन्होंने छोटे लेवल पे जगह इतने हाई लेवल पे कर दिया, 10-20। अब ये सीधे जो इनका डाटा है ना, वो सीधे 10,000 रैंकिंग से आप बढ़ाकर 40,000 रैंकिंग सीधे सीधे आपका ग्राफ शो कर रहा है। सवाल था कि 63 बच्चों का 720 में 720 मार्क्स आया, अचानक से 2024 में इतना ज्यादा ग्राफ कैसे बढ़ गया? ये बिचौलियों ने किया है ना, जो ये बिचौलिए हैं, जो ये बिचौलिए हैं, इन्होंने किया हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बिचौलिया क्या, ये खुद इन्होंने किया है। इनके पास कहीं ना कहीं गिरोह है और कहीं ना कहीं इनको वही फंडिंग भी की जा रही है, कहीं ना कहीं किसी बहुत मजबूती के साथ इनको पूरी तरीके से वो किया जा रहा है। इसमें मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं कहूँगी या बिल्कुल ये चीज़ मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि इसमें सरकार मिली हुई नहीं है। सर मैम, इसका मुख्य दोषी अगर इसकी बात करें, क्योंकि एक आम इंसान नहीं कर सकता, ये इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक नहीं कर सकता, तो मेन गिरोह का जो मेन मुखिया है वो कौन है आपको लगता है? मेन मुखिया तो मैं बता दूं ITNs कंपनीज है और हमारे जो ये सरकार है, सरकार जो जिसको चला रहे हैं। देखिए मैं किसी पर्टिकुलर उसको मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अगर बच्चों के भविष्य की बात है तो हम अधिवक्ता चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें धरना भी करना पड़े, वैसे ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से अपने CGI से पे सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हर बच्चे के साथ, अगर आज ये नहीं हुआ ना तो कल वो दिन नहीं कि लॉ के एग्ज़ाम या जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें सब धांधलेबाजी। एक गरीब के साथ इस तरीके का न्याय नहीं होना चाहिए, इसीलिए सारी अधिवक्ताओं ने ये बेड़ा उठाया है। NTA ने जो ग्रेस मार्क्स दिया था सर, ये क्लियर नहीं हुआ कि वो किस बेसिस पे मार्क्स दिया। उसके बाद फिर उन बच्चों का करीब जो डाटा है कि कई सारे 1600 कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था, इस बेसिस पे कि उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। देखो, ग्रेस अगर सबको देते हैं तो इक्वल दें, और किसी को अलग से देते हो तो इलीगल हो गया।
बताती हूँ। हाँ, बताइए। उसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि 1563 बच्चों का डाटा अगर एनटीए ने निकाला, चलो मैं मानती हूँ एनटीए ने निकाला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, तो 15 से 63 से बच्चे जो पहले पास हुए हैं इस बार क्यों नहीं दे पाए? कहते हैं ना कि जो बच्चा मेडिकल देता है ये बहुत हाई एम्बिशियस एग्जाम होता है, तो पूरे बच्चे क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं स्कोर किया? और आधे बच्चे पेपर दे, आपने कितनी जांच कर ली उन बच्चों की? क्यों नहीं की आपने उन बच्चों की जांच? 864 बच्चे हैं, उनकी जांच आपने क्यों नहीं की? जो बच्चे देने गए चलिए उनका तो ठीक है, जो बच्चे नहीं देने गए यानी कि आधे, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हमारे ऐसे भी हुई है सिस्टम में कहीं ना कहीं। आप खुद सोचिए 20, 21, 22, 23, अचानक 24 में इतना डाटा सर्कुलेट हो गया, इतना ग्राफ अचानक से बढ़ गया, सीधे 10,000 से 40,000। जो बच्चा 640 में ये सोचता था, एक सपना देखता था एम्स का, आज उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है। कहाँ, किस चीज़ की कमी है? इसमें कमी है पैसों की। और मैं उन माँ बाप के ऊपर तीखी टिप्पणी करना चाहूँगी कि उन्होंने एक देश के बच्चे और उन्होंने इस एग्ज़ाम के ऊपर बहुत गंदा ये काम किया है कि जो रिश्वत देते हैं अपने बच्चों को पास कराने के लिए। आप ये क्यों सोचते कि आप ही का बच्चा है? आप देश के बच्चों को अपना बच्चा क्यों नहीं समझते? आपने बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो आप कहीं ना कहीं जब हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। देश में जो एजुकेशन सिस्टम है खास करके, क्या उसके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि वो जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब ऐसी नौबत आ जाती है कि बच्चों को चोरी करना पड़ता है, बच्चों को पेपर के लीक करने के, मतलब पेपर लेने के लिए एग्जाम से पहले लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तो क्या मतलब एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ सवाल? देखिए बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम पे ही बात आ रही है। अब चूंकि सारे एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, तो ये पूर्ण गाज पूरे एनटीए पे ही आ रही है, ठीक है। तो जो इतना हाई लेवल पे ये जो हवाला किया गया है ना, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई भी गलत बच्चा बन गया तो बहुत मुश्किल की बात है। तो मैं पूर्ण रूप से उम्मीद करती हूँ कि रीनेट किया जाए, और मेरी यही मांग है, और मैं बार बार यही चीज़ कहूँगी कि रीनेट, और इसके लिए हमें अधिवक्तागणों को कुछ भी करना पड़ जाए, हम करेंगे। सर कुछ कह रहे थे आप इस मामले पे कि क्या एजुकेशन सिस्टम पे भी, जैसे कि मैम ने कहा कि सवाल उठते हैं? आपने कहा था कि मशीनरी जो है इनमें कमी, डर नहीं है नकल कराने वालों को, इस वजह से, क्योंकि उनको कवच प्रदान किया गया। बताओ, पूरे देश के स्टूडेंट, पब्लिक सब मांग कर रही है कि इनके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं हो रही है। तो आपको नहीं पता चल रहा कौन नहीं करने दे रहा, किसके हाथ में तंत्र है? पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठने दे रहा है, किसके हाथ में वो है? और इधर शपथ लिए हैं, इन्होंने ही शपथ लिया था कि 100 दिन का समय दो, मैं देश से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पे 15 लाख जेब में रख दूंगा, तो अभी तक नहीं आया सर, काला धन लाऊंगा। 10 साल हो गए। कुछ समझ आया? लेकिन इतने घोटाले हुए हैं कि 13 या 16 पुल जो गिरे हैं बिहार में, कोई गवाही दे रहे, किसी भी कार्रवाई हो रही है? किसी इंजीनियर हो रही? कौन संरक्षण दे रहा? जो सत्ता में है वही तो दे सकता है। विपक्ष ने किया होता तब तक तो भोपू लगा दिए होते, और ये हो रहा, सारे रात टीवी चलता। सबसे बड़ा भ्रष्ट हमारी मीडिया है, और आप सबको मैं शाबाशी देता हूँ, बधाई देता हूँ कि देश की जनता की आवाज़ बने हो, देश की जनता की आवाज़ हो आप। और नहीं तो मोदी जी, जो ईवीएम का चुनाव था, 10% वोट बढ़ गया, कितनी सीटें जीत गए होंगे? कितनी सीटों पे नकल हुई, कितने पे लाठी मारा, कितने पे लाठी मारा, जिताया। तो कहने का मतलब, जब कहते हैं कि सीधी सी बात कि वही जो है बेचारी, उसी पे डोली की जिम्मेवारी, तो क्या नहीं हो सकता। मैम आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ कह रहे थे, बस एक लास्ट टिप्पणी करके उसके बाद हम खत्म। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल न्याय बहुत अच्छा वो होगा ऑर्डर। और दूसरा मैं कह दूँगी एंटी पेपर लीक 2024 का एक्ट बन चुका है, ठीक है, उस पर कड़ा प्रावधान भी है कि अगर कोई भविष्य में इस तरीके से करता हुआ पाया आया धांधलेबाजी, तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मैं पूरे देश और सबको ये अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहूँ।